नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। हम लोग जो है क्लास 10th का आज से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास लेकर बैठिएगा। जो भी हम बताएंगे उसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, अध्याय 6 से। देखिए, हम जैव जैव कहने का मतलब क्या होता है? सजीव। और सजीव किसे कहते हैं? वह सारे जीव जिसमें वृद्धि होता है, जो जनन करता है, जो अपने जैसा जैसे बोलते हैं ना संतान उत्पन्न करता है, जिसमें मतलब कि श्वास लेने की क्षमता हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता हो, जो भोजन ग्रहण करता है, वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बुआ कि सजीव के 4 लक्षणों को लिखें। ये आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तो हम जैव जैव मतलब क्या होता है? सजीव। और अजैव मतलब क्या होता है? निर्जीव। निर्जीव किसे कहते हैं? जिसमें वृद्धि नहीं होता है, जो जनन नहीं करता है, जो श्वास नहीं लेता है, जो भोजन ग्रहण नहीं करता है, जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, वो सब आपका निर्जीव कहलाता है। ठीक ना? जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी, पेन, ये सब जितने भी देख रहे हैं ये सब निर्जीव में आते हैं। पहाड़ वहाड़ ये सब जो है आपका निर्जीव है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हम सजीव और ठीक ना निर्जीव में कैसे जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। तो सिंपल सा वर्डों में बोला जाए तो सजीव जो होता है, जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, जो भोजन ग्रहण करता है, पचे हुए भोजन को जो है ठीक ना ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है, और जो भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बच जाता है उसे हम लोग मल मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ये सजीव के लक्षण हो गया। निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। निर्जीव जिसमें समय के साथ कोई भी वृद्धि नहीं होता है, जो जनन नहीं करता है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। आगे में आप देख सकते हैं, यदि हम कुत्ते को जो है दौड़ते देखते हैं, या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं, तो क्या तब भी जो है हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है। सही बात है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति जो है सो रहा रहता है, चाहे गाय या कुत्ता या मनुष्य सोते रहता है, तो उसमें जो है श्वसन की क्रिया होती है। फेफड़ा जो आपका चेस्ट होता है वो अप डाउन होता है। उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि यह जो है क्या है? सजीव है। हम में जो है कुछ है, हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधे के बारे में क्या कहोगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होकर अन्य रंगों की होती है? सही बात है ना? अगर आप देखिएगा बहुत सारा पेड़ पौधा जो होता है उसका रंग जो है हरा नहीं होता है, लाल होता है, कोई और कलर का भी होता है। तो वो भी सजीव में ही आते हैं। वे समय के साथ जो है वृद्धि करते हैं, अतः हम कहते हैं कि वे सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के समान प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। यह वृद्धि संबंधित अन्य गतियां हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गति। अणुओं की गति आपको दिखाई देता है? जी नहीं ना। जैसे पानी में आप चीनी घोलिएगा, तो चीनी के कण किस तरह से उसमें मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, घुल गए हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी
व्यवसायी या जीव विज्ञानी से करे तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर जो आणविक गति नहीं होती है जब तक वह किसी कोशिका को संक्रमित ना कर ले। मतलब विषाणु जो है ना, वायरस है, उसमें जो है गति नहीं होती है। जब तक वह सजीव जीव के अंदर जो है इंद्रिय नहीं लेगा, जब तक विषाणु यानी वायरस जो है सजीव जीव के अंदर नहीं जाता है, तब तक उसमें मोशन नहीं होती है, उसमें गति नहीं होती है। अतः इसी कारण यह जो है विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है या नहीं। मतलब देखो, जो जीवाणु होते हैं, मतलब विषाणु होते हैं, विषाणु में जो है सजीव वाला गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन वो जैसा ही सजीव के संपर्क में आते हैं तो वह जो है जनन श्वसन जनन करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि जैसा ही सजीव के संपर्क में विषाणु आता है ना, तो उसमें जो है सजीव वाले लक्षण भी आ जाते हैं। तो अभी इस पे विचार चल रहा है, जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है। पूर्व कक्षा में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिका होती है, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, ठीक ना। और सजीवों की जो है यह, ठीक ना, संगठित एवं जो सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुसरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अणु अनुरक्षण प्रक्रम कौन से है, आइए खोजते हैं। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है जैव प्रक्रम क्या है। वहाँ हम लोग पढ़े थे मेनली कि जो है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक में हम लोग पढ़े थे कि पहला कि सजीव क्या है। सजीव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हुआ, सजीव क्या है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, सजीव के बाद जो है आपका क्वेश्चन बनता है कि निर्जीव क्या है। निर्जीव क्या है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ठीक ना। सजीव के जो है, सजीव के चार लक्षण क्वेश्चन में आ सकता है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि सजीव के चार लक्षण, सजीव के चार लक्षण बताएं। तो सजीव के चार लक्षण में आप क्या लिखिएगा कि सजीव में क्या होता है। तो सजीव में होता है वृद्धि। क्या होता है, सजीव जो है वृद्धि करता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, सजीव में क्या होता है, तो सजीव में होता है जनन। सजीव में क्या होता है बुआ, तो सजीव में होता है जनन। सजीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति भी करता है। इसके बाद क्या होता है, तो सजीव जो है करता है, ठीक ना, श्वसन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन, ठीक ना। सजीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, सजीव में श्वसन होता है, सजीव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। और और आपका रहेगा क्या कि जैसे कि कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्लास 9th में, कि कोशिका किसे कहते हैं। तो सिंपल सा वर्ड में बोला जाए तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। समझ गए, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों से बनता है आपका अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से आपके पूरे शरीर का निर्माण होता है। ये सभी में जो है हम लोगों में आणविक गति पाई जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, संसार की सबसे छोटी कोशिका बोलेगा, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होता है क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो अंडाणु, ठीक है, जो फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा, अच्छी छोटी कोशिका बोलेगा तो शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो तांत्रिका तंत्र हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। आज टॉपिक क्या है आपका, कि जैव प्रक्रम क्या है। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैव प्रक्रम जीवों का
अनुसरण कार्य नियंत्रण होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वह कोई विशेष से कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो तो उस समय भी यह अनुसरण का काम करना चाहिए। वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, यहाँ से डिफिनेशन बन गया होगा, यहाँ से एक डिफिनेशन बन गया कि वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुसरण करता है उसे हम लोग जे प्रक्रम कहते हैं। ठीक ना, जे प्रक्रम किसे कहते हैं? सिंपल वर्ड में सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को जे प्रक्रम कहते हैं। और यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, ठीक ना, अनुसरण का कार्य करता है जेम प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक ना, और ऐसे अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सजीवों में होने वाली जैविक प्रक्रिया को जेम प्रक्रम कहते हैं। जैसे सजीव में क्या होता है? तो सजीव में होता है पहले पोषण। क्या होता है बुआ? तो सजीव में होता है आपका पोषण। ठीक ना, सजीव में क्या होता है? पोषण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तो सजीव में प्लस पोषण होता है। पोषण के बाद जो होता है श्वसन। श्वसन के बाद जो है आपका होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन के बाद जो है जनन। ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो जे प्रक्रम में क्या होता है? वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण करता है, जीवन के लिए जरूरी है। सजीव के लिए जो जरूरी चीज है, जो बहुत जरूरी प्रक्रम है, ठीक ना, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम जो है कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षति या जो है टूट फूट रोकने के लिए, क्षति या टूट फूट को रोकने के लिए अनुसरण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। हम लोगों में ऊर्जा कहाँ से आता है? तो हम लोग जो खाना उना खाते हैं ना, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से, ठीक ना, ऊर्जा के स्रोत का बाहर से सजीव के शरीर में स्थानांतरण स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन या शरीर के अंदर लाने के क्रम को जो है पोषण कहते हैं। ठीक ना, तो अब यहाँ से एक डेफिनेशन और बनता है कि पोषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन बन गया कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक ना, तो भोजन के द्वारा जो है प्राप्त ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। या भोजन ग्रहण करते हैं ना, वही उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो पोषण कहलाती है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी जो आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर है? तो पृथ्वी पर जीवन जो है कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। जितना भी खाद्य पदार्थ है ना, अधिकांश है वह कार्बन पर आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक ना, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है क्या करते हैं? पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। ठीक ना, पोषण प्रक्रम को क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। मतलब कि आप देखिएगा कि हर एक जगह पर, मतलब अलग अलग जगह पर जो है आपको खाने का जो चीज रहेगा वो अलग अलग मिलेगा। ठीक ना, क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। अतः अतः ऊर्जा के ये बाहरी स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या जो है निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के जो है अनुसरण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। ठीक ना, अपचयन, देखिए यहाँ पे उपचयन अपचयन है, तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उपचयन मतलब क्या होता है? अपकरण। अपचयन मतलब क्या होता है? नहीं, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब होता है अवकरण। अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां है। तो हम लोग पढ़ेंगे उपचयन के बारे में, अपचयन के बारे में। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उपचयन अपचयन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। इसके लिए जो है देखिएगा, इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ से श्वसन किससे कहते हैं? एकदम बहुत अच्छा सा डिफिनेशन बन के आएगा। एक क्वेश्चन हो गया। देखिए अभी तक में हम कितने क्वेश्चन आपको बता दिए।
पहला कि जैव प्रक्रम किससे कहते हैं, पोषण किससे कहते हैं, अब आगे आपका श्वसन किससे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं, तो देखिएगा, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा है, शरीर के बाहर से, ठीक ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। तो आप लोग यहाँ से श्वसन का डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक बात याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ लेता है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः उन्हें भोजन संग्रहण के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों के निष्कर्षण के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के बाहर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अविकल्प अधिक जटिल होता है तब यह क्या होता है, हो रहा है क्या कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकीय अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकते, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है। क्या बोल रहा है, साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। हम पहले भी जो है देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में भोजन कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। हम लोगों में जो है भोजन को पचाने के लिए, भोजन को से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से जो है तथा तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है, यद्यपि भोजन एवं जो ऑक्सीजन का अंतग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो ना कौन सा तंत्र है, तो वाहन तंत्र। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा पूरा कि वाहन तंत्र किसे कहते हैं, तो भोजन को एक स्थान से है, ठीक ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं समझिएगा। यहाँ पर जो है आपका बोला जा रहा है कि भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रासायनिक क्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न उपयोगी है, ठीक ना, बल्कि वे हानिकारक भी। इन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, तो खाना वाना खाने के बाद जो पचना रहता है वो पच गया, जो नहीं पचता है जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, इसको हम लोग शरीर से जो है बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, वो प्रोसेस को कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीव में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का जो है पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र का आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की है। जैसे परिवहन तंत्र क्या करता है ना, कि पहले तो जो ऊर्जा होती है उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ है, उसे कोशिका से जो उत्सर्जन ऊतक तक जो है पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना। चलिए आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं
आप लोगों को जो है क्वेश्चन दे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है हुआ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको बना के लाना जितना पढ़ा है। जैसे हमारे जैसे बहुकोश के जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषम क्यों आपूर्ति होती है? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करते हैं? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जीवन के अनुशासन के लिए आप किन प्रकरणों को आवश्यक मानते हैं? इस चारों का चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे HW में आपको बना के लाना है। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट के द्वारा जो है आप उनसे पूछ सकते। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन से। कल हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? क्वेश्चन से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। इसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।